चलिए तो आज आप लोग को जो लिए जो है वो मॉडल सेट है जो बनाए हैं, हम खुद से डिज़ाइन किए हैं इस चीज़ को। चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके पास जो मॉडल सेट है, चाहे वो बीबीडी का हो या टारगेट का हो या बिहार सरकार द्वारा जो दिया गया है वो वाला सेट हो, उसका अलग सेट बना हुआ है। मैंने जो बनाया है वो अपने खुद से बनाया है। हो सकता है कि इस सेट में एक दो क्वेश्चन गलत भी रहे, क्योंकि बनाते समय थोड़ा स्पीड में बनाया हूँ तो इधर उधर एक दो गलती हो सकता है, उसको थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा। हाँ, अगला बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें से एक आध भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। कमियाँ तो हर इंसान में ही है कुछ ना कुछ, ऐसा बात नहीं है ना, तो मुझसे भी गलती हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सवाल जो है, साइंस में सब मिला जुला हो भला। साइंस यहाँ पर लिखा गया है फिजिक्स बाई अमरनाथ सर, नहीं साइंस होना चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसमें मैं प्रैक्टिस कराने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। इसको मैं जितना भी प्रश्न है वो सब बिल्कुल सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम जैसे आधारित है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए व्यू से ही है। दूसरा बात कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी से बराबर क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। तो देखते हैं कितना दम है किसमें, और दूसरी बात कितना तैयारी में है। तो आइए, आप कमेंट में लिखिएगा कि 100 नंबर में से सर मेरे को 80 ऑब्जेक्टिव मैंने दिया है, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको जितना भी सही होगा उतना आप कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। तो हम देखते हैं, पहला लिखा हुआ है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, आप लोग भी पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला सवाल ये कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो, तो दोनों में संबंध क्या हो सकता है? एफ बराबर आर नहीं, ये तो नहीं, एफ बराबर आर बटे 2, ये आप लोग पढ़ें कि एफ बराबर आर बटे क्या होता है भाई? 2 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल। चलिए, सामान्य दृष्टि के लिए ये ऐसा सवाल है जो कंपटीशन में ना जाने कई साल पूछ चुका है। सवाल क्या है भला मेरे, कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा कितना? 25 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण या रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? देखिए, आप लोग जो हैं पढ़े होंगे कि ऐसा किस रंग का प्रकाश जो है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। यहाँ बोल रहा है, क्या घुला के पूछा जा रहा है आपसे कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के बाद बीच सबसे कम झुकता है? तो लाल का तो जो होता है वो सबसे कम झुकता है, बैगनी सबसे ज़्यादा झुकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे कम विचलन लाल का होता है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का होता है। चलिए, मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कर देना चाहता हूँ बच्चा, इसलिए ना क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, संभावना है कि पूछ सकता है। देखिए, अगर ये प्रिज्म है, सॉरी कलर चेंज, हाँ बस 10 सेकेंड, ये देखिए, ये यदि प्रिज्म है, आप लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ के बाद इसको आप एक सीधी रेखा जरूर बना दीजिएगा स्केल से, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब यहाँ से फट के को खींचना है, 7 को खींचना है, ऐसे करके, ठीक है। मैं तो 4 को ही खींच रहा हूँ, लेकिन आप लोग के को खींचोगे, 7 को खींचोगे, ये इस तरीक़ा से है ना। यहाँ से ऐसे खींचना है, यहाँ से ऐसे खींचना है। तो सबसे कम किसका झुकाव होता है? लाल का। आप लोग पढ़े होंगे बैजानी पिनाला, बैजानी है पिनाला, सबसे ऊपर में कौन होता है बाबू मेरे? लाल होता है। यानी ये वाला जो है वो लाल है और ये वाला है जो किसका है? बैगनी है। तो सबसे अधिक कौन झुकेगा? बैगनी झुकेगा। बात समझ में आया? चलिए, ठीक है। और सबसे कम है जो लाल झुकता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, कैसी होती है? प्रश्न ही बता रहा है। कुल मिला के बात इतना है कि हम लोग जो कुछ भी वस्तु को देखते हैं अपनी आँखों से, तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो रेटिना पर बनता है तो कैसा बनता है? क्या वो वास्तविक होता है? क्या वो आभासी होता है? अगर आभासी होता, पहले सोच के देखिए कि यदि आभासी होता तो क्या हम लोग आभासी को पर्दे पर उतारा जा सकता है? नहीं, तो हम लोग देख भी नहीं पाते। तो इसका मतलब एक बात होता है कि कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो आभासी तो कभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखिए, आभासी और आभासी तो कभी होगा ही नहीं आंसर, यानी ए नहीं होगा और
सी नहीं होगा। जब भी होगा जब ये दोनों हो सकता है कि वास्तविक है। तो वास्तविक सीधा होता है नहीं, वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक तो सीधा होता नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, बी होने वाला है आंसर। क्लियर बच्चा? चलिए नेक्स्ट। अगर किसी बच्चा को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं, हम रुक जाएंगे। उतना ज़्यादा हड़बड़ाने की जब आवश्यकता नहीं है ना। सब लोग बच्चा ही है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जितना हक है पढ़ने का, शिक्षा के ऊपर जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हर बच्चा को है। चलिए छठा, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? आप वहाँ पर दो चीज़ होता है कि आकाश का रंग और एक पृथ्वी का रंग। मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा। पहला ये है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप एक पेन ले लीजिए और पाई खींचते जाइए। जे वो प्रश्न आपसे सही बनता है उतना आप पाई खींच दीजिए, और जितना भी 80 गो में से सही होगा बच्चा वो कमेंट में ज़रूर एक बार लिख दीजिए। लिखने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड बड़ी मुश्किल से लगेगा। उससे क्या होगा कि मैं जान पाऊंगा कि हाँ आपको 80 में से के वो ऑब्जेक्टिव आपको सही हुआ। ये बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट सेट प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि आपको कितना नंबर आ रहा है, कितना आप तैयारी में हैं, तो इसकी जानकारी आप मुझे दीजिएगा ना। ठीक है ना? चलिए, तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? मैं बताता हूँ। हवा में जब सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जैसे ही हवाओं में प्रवेश करती है तो हवा में ढेर सारे कण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोरॉइड के कण। ठीक है, कोरॉइड के कणों के द्वारा ही नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। यही कारण है कि पृथ्वी आकाश का रंग जो है पृथ्वी पर से कैसा दिखाई देता है भाई? नीला दिखाई देता है। तो कौन सा घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट सवाल, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बच्चा पार्टी आप लोग पढ़े हुए कि समतल में तो बराबर बनता है, जितना बड़ा आप हैं, जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना बड़ा आपका चेहरा दर्पण में दिखाई देता है। कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में। अवतल से दाढ़ी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा दिखाई देता है। बस यहाँ से मुद्दा हो गया कि सर तो बड़ा प्रतिबिंब किस पे बनता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी समतलोत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, और डी इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े थे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ निकट है बाबू मेरे, तो कुछ हो जाएगा अवतल लेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी। एकदम खड़े खड़े सवाल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब विश्वास रखिए यही सब सवाल आने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं है। मैंने 10 सेट अपने तरफ से तैयार किया है, साइंस का 10 सेट। 10 सेट का मतलब हो गया कि लगभग जो है 800 क्वेश्चन के आसपास। साइंस से बहुत है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजनल सवाल है। देखिए बोला, हमारे जो फिजिक्स का 10th का जो बुक है उसमें विद्युत धारा से संबंधित नापने के लिए टोटल 3 मीटर का प्रयोग किया गया है। पहला गैल्वेनोमीटर, मैं बता देता हूँ आपको, बस थोड़ा सा समय दीजिए। गैल्वेनोमीटर, दूसरा वोल्ट मीटर, और तीसरा आमीटर। बस इतना ही प्रकार का मीटर होता है जिसकी मदद से हम लोग विद्युत धारा को नाप सकते हैं। बस आमीटर के मतलब हो गया कि विद्युत धारा को हम लोग कोची में नापते हैं? एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में। ठीक है, अब वोल्ट मीटर को कोची में मापते हैं भाई? वोल्ट में। लेकिन मुद्दा क्या है ना कि इसको जो वोल्ट मीटर की मदद से जो मापा जाता है वो विभव को मापा जाता है। विभव या कह सकते हैं विभवांतर। याद रहेगा इस बात को कि वोल्ट मीटर को किस कोची का नापा जाता है? विभव या विभवांतर को। आमीटर से किसको नापा जाता है? विद्युत धारा को। किसको? विद्युत धारा को मापा जाता है, वो भी कोची में मापा जाता है भाई? एम्पियर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है सर? गैल्वेनोमीटर 2 चीज़ बताता है। पहला, आवेश की मौजूदगी, यानी कि आवेश की उपस्थिति को दर्शाता है, और ऊपर से दिशा को दर्शाता है। बाबू मेरे किस चीज़ को दर्शाता है? दिशा को। मतलब एक तो ये कि आवेश है कि नहीं है ये बताएगा कि हाँ इस तार में आवेश है या नहीं, ये बताएगा। दूसरा ये बताएगा कि आवेश बह रहा है किधर हो, माने इस तरफ से उस तरफ जा रहा है कि उस तरफ से इस तरफ आ रहा है। ये किसका काम है? गैल्वेनोमीटर का काम है। अब तो इस चीज़ को आप खुद सोच लीजिए कि विद्युत धारा की उपस्थिति बात कर रहा है, तो उपस्थिति क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा, ना कि कुछ होगा आमीटर होगा। आमीटर है भी नहीं, आमीटर मेरा रसगुल्ला है भी नहीं। समझ में आ रहा बात? तो आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला। आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने तीनों के बारे में बता दिया। पहला फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। गैल्वेनोमीटर 2 चीज़ को मापता है। पहला आवेश की मौजूदगी या दिशा को बताता है, दूसरा वोल्ट मीटर विभव को मापता है, आमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। बस कहानी खत्म।
नेक्स्ट सवाल की ओर चले बच्चा। 9 के बाद आ गया 10। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम, बहुत सुंदर, आप लोग पढ़े होंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है ना, को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ओरस्टेड जी ने, दूसरा बी में फ्लेमिंग ने, तीसरा आइंस्टीन ने और चौथा मैक्सवेल ने। अब ये बहुत बड़ा बात हो गया, अंगूठे का नियम। एक हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एक हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये दोनों में अंतर है बच्चा। तो एक बात होता है कि फ्लेमिंग नहीं होगा आंसर, क्योंकि फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम बनाया था ऐसे वाला, है ना, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका, ये तीनों को लेकर के बनाए थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये हो गया। अंगूठा का नियम ये वाला ऐसे पकड़े वाला, तो किसने बनाया था भाई? मैक्सवेल जी ने बनाया था। मैक्सवेल का तैरने, आइंस्टीन तो होगा नहीं, ओरस्टेड भी नहीं होगा, तो आंसर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? मैक्सवेल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो दिए थे, या ओरस्टेड भी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ पर, ओरस्टेड भी हो सकता है इसका आंसर। क्योंकि देखिए ऐसा है कि वैज्ञानिक ने बताया था, मैं कंफर्म लेकिन नहीं हूँ, इसको मैं बाद में, अब जो चीज़ देखिए बच्चा, गलत पढ़ाने से बेहतर है कि मैं बताऊँ हुई ना उस चीज़ को, मैं अपनी गलती को कबूल कर लूँ। गलत मत पढ़िए, है ना। एक आध क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को याद ही हो जाएगा, मैं इस पर रिसर्च करके आऊँगा, बताऊँगा। मैक्सवेल का तैरने का नियम था, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि तैरने का नियम था। मैं 10 सेकंड टाइम लेना चाहूँगा, एक किताब है उसमें से मैं आपको देख के बताता हूँ। चलिए देखिए मेरा बच्चा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो होता है, बाएं हाथ का नियम, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे को कन्फ्यूजन हो सकता है तो आपको भी तो कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो फ्लेमिंग का एक होता है दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ का नियम, ठीक है, कन्फ्यूजन की बात नहीं है, चलिए प्रैक्टिस की बात है। तीसरा होता है फ्लेमिंग का या फ्लेमिंग का, रहने दीजिए इसको, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये तीनों में अंतर है। देखिए चीज़ को समझिए, पहले मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। पहले सबसे बड़ी बात है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम में क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को इस तरीक़ा से सजाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका तीनों परस्पर क्या हो भाई, लंबवत हो, तो बायां पर बल लगेगा, बल की दिशा को बतलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो बल की दिशा को बताता है। तो बायां है जो बल की दिशा को बतलाता है, और तर्जनी यानी ये वाला जो उंगली है, ये वाला जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, और ये जो है धारा की दिशा को बतलाता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है भाई? विद्युत मोटर इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। बायां में बल, आकोची पर, विद्युत मोटर पर। ये जो कार्य करता है दाहिना, वो विद्युत जनित्र पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र कार्य करता है इस सिद्धांत पर, ठीक है। इसमें क्या बताया था उन्होंने, दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, इस चीज़ का, ये वाला जो उंगली है, यानी तर्जनी जो उंगली है, इसमें हमेशा चुंबकीय क्षेत्र ही प्रदर्शित करेगा, इसको में, ठीक है। और ये वाला भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि दी जाने वाले विद्युत धारा, इसमें प्रेरित विद्युत धारा होगा, इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा होगा, ठीक है। इसको में क्या है, इस चालक पर लगने वाला बल, बायां में बोले तो बल और दाहिना में बोले तो गति, बस अंतर सिर्फ इतना है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तर्जनी तो हमेशा किसको बताएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र को, लेकिन अंगूठा अगर बायां नियम बोले तो बायां में अंगूठा पर बल बताता है और दाहिना में गति बताता है, यानी चालक पर लगने वाला बल हो गया, ये चालक की क्या हो गया, गति हो गया, बहुत सुंदर। और बात रह गया मध्यिका की बात, तो एकरा में मोटर नहीं बोला था, मोटर में करंट देवे वाला रहता है, यानी विद्युत धारा को दिशा को बतलाता है। अच्छा, ये कुछ करता है, ये निकालने वाली विद्युत धारा, क्योंकि डायनेमो है, जनित्र है, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रेरित धारा, उत्पन्न होने वाली धारा को कहते हैं प्रेरित धारा, बस और कोई चीज़ का अंतर नहीं होता है। बात रह गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम क्या सर, देखिए उन्होंने बताया था कि यदि कोई तार है और करंट हम इधर से इधर दे रहे हैं और इसको भर मुट्ठी से ऐसे पकड़ेंगे, जैसे देखिए ये तार है, इसको हमने ऐसे पकड़ा, ये दाहिना अंगूठा, ठीक है, तो अगर करंट इधर से ऐसे जा रहा है, इधर इस ओर से इस ओर जा रहा है करंट, तो ये अंगूठा जो है ना, ये देख रहे हैं, ये अंगूठा बता रहा है कि विद्युत धारा की दिशा किधर है, नॉर्थ से किधर की ओर है, साउथ की ओर है, इस तरीक़ा से इस ओर है, ये बता रहा, अंगूठा बता रहा किसकी, धारा की दिशा को। ये जो अंगुलियां जो है, अंगुलियां जो चारों पाटी मुड़ गई, मतलब कि अंगुलियां से जो आप लोग पकड़े हैं ऐसे,
ये बता रहा है कौची को, चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। तो ये हमारा हो गया फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो बेसिकली दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी खोज किसने किया था, फ्लेमिंग ने ही किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। हाँ 10 के बाद 11, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, बस वोल्ट और क्या है ना। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है ओम, एम्पियर किसका ऐसे मात्रक होता है, विद्युत धारा का, और बाबू मेरे कूलम्ब किसका होता है, आवेश का। ठीक है, किसका होता है, आवेश का। चलिए निम्नलिखित में से किस समायोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बहुत ही सुंदर। इस तरीका का सवाल जो है ना अक्सर हम देखते हैं। देखिए प्रतिरोधों का समायोजन का जो बात है वो कितने प्रकार से आप कर सकते हैं, 2 प्रकार से। एक हो गया श्रेणी क्रम और एक हो गया समांतर क्रम। बस बाबू मेरे एक बात बताइए, समांतर क्रम, हाँ इसका जो फार्मूला होता है R बराबर, जो समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R1 + R2 + R3 होता है। और इसका जो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 होता है। बस इतनी सी तो बात है। तो खुद सोचिए कि एकरा में क्या हो रहा है, तीनों के जोड़ करके ये बराबर आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ा होगा, बड़ा किस में होगा, किस में मान बढ़ता है बोला, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान कौन से क्रम में बढ़ जाता है, श्रेणी क्रम में। और इसको में क्या हो जाता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है समानांतर क्रम में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन होगा बाबू मेरे श्रेणी क्रम। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। हाँ नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी, काल्पनिक, वास्तविक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल रेखा आप लोग देखे हैं क्या, नहीं देखे हैं तो लाइए हम थोड़ा सा पिक्चर बना के दिखा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। अगर आप लोग परिनालिका पढ़े होंगे या ये पढ़े होंगे कि ये कोई अगर चुंबक है या परिनालिका ही है खाली, तो अगर इसका आप लोग बनाते हैं नॉर्थ पोल, ये कोई होता है बाबू मेरे साउथ पोल, तो इससे निकलने वाली जो ऐसे इस तरीका का शेप में आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। इस तरीका का ये है, इस तरीका का है ना। अब नीचे मैं बना रहा हूँ, ये जो है क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यही है चुंबकीय बल रेखाएं, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है और फिर यहाँ से ये ऐसे होता है। ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं को बता रहा है ना, चुंबकीय बल रेखाएं को बता रहा है, ये इस तरीका से। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, उसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसको देखने के लिए ओरस्टेड जी ने बताया था कि कांच की प्लेट को लेंगे, ठीक है, नीचे चुंबक चिपका देंगे और ऊपर से लोहा के कुछ बुरादा रख देंगे, थपथपाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो थपथपाने पर जो शेप बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, तो चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाएगा वो चीज़। समझ में आ रहा है बात, चलिए बहुत अच्छे। तो ये हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं। कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है, जो कि परिनालिका और चुंबक में दिखाई देने वाला चीज़ होता है। ठीक है, मिलते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 13 के बाद प्रश्न संख्या हमारा हो गया 14, 1 किलोवाट घंटा। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारा बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है। तो ये मैं बता दूँ बाबू मेरे, देखिएगा 2-3 चीज़, एक ध्यान दीजिएगा, एक किलोवाट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, इसका परिभाषा क्या है, 1 किलोवाट घंटा का मतलब हो गया कि 1000 वाट हो गया। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000। अब वाट है तो वाट लिख दिया। अब इसका परिभाषा क्या कहलाता है, देखिए 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, जो कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। यस, अगर पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा कौन सा होता है तो यूनिट बताइएगा या तो किलोवाट घंटा बताइएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा में जो ऊर्जा होता है वो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। कितना होता है, 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। या तो ऐसे लिखल रहे 36 लाख जूल लिखल रहा है, 36 लाख जूल लिखल रहे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितने होते हैं, 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, 36 लाख जूल। मैं परिभाषा बताता हूँ कि 1 यूनिट का मतलब कितना होता है। जब 1 किलोवाट घंटे की वस्तु, जब 1 किलोवाट घंटे का जो बल्ब होता है उसको मैं यदि 1 घंटे तक जलाऊँ, 1 किलोवाट घंटे की बल्ब को यदि मैं 1 घंटे तक जलाऊँ, तब जो बिजली खर्च होगा उसको हम लोग कहेंगे के यूनिट, 1 यूनिट कहेंगे। ठीक है, चलिए। ये ऐसा ना कि हर एक प्रश्न में से 2-3 प्रश्न को आप निचोड़ लो, ससुरा जाएगा कहाँ, बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, है ना, उतना से में पूछेगा ना। चलिए देखिए, नाभिकीय ऊर्जा तो कभी हो नहीं सकता बाबू मेरे, क्योंकि नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन तो कभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होगा नहीं। बात रह गया कोयला, बचपन से आप लोग पढ़ते रहे कोयला एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
प्राकृतिक गैस भी कुछ ही है, अनवीकरणीय है। क्यों है अनवीकरणीय बाबू? क्योंकि प्राकृतिक गैस का भंडार निश्चित होता है, ठीक है, और बहुत कम मात्रा में मिलता है। कोयला के भंडार से भी कम होता है प्राकृतिक गैस का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा कौन सी? सौर ऊर्जा, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अब सोचिए, एक हो गया अभिसारी और एक हो गया अपसारी। तो पिछला क्लास में मैंने ये बात भी बताया था, और भी अगर भी पढ़े होंगे कि उत्तल को जो है अभिसारी बोला जाता है, अवतल लेंस को है जो क्या कहा जाता है? अपसारी कहा जाता है। क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को संयोजित करता है, मतलब एक बिंदु पर जमा करती है, और अवतल लेंस जो है जो क्या करता है? किरणों को फैलाती है। अगर पिक्चर से समझेगा मेरा बच्चा तो आइए देखिए, हम लोग पिक्चर से भी देख लेते हैं, ठीक है ना? नहीं रहने दीजिए, चलिए लीजिए, अगर पिक्चर्स देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा समय लगता है आने में, है ना? देखना बोला, अगर ये हमारा उत्तल लेंस है, सॉरी कलर चेंज, हाँ, अगर जैसे ये उत्तल लेंस है ऐसे, है ना, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसे ये होता है, ये तो ऐसे जाता ही है, और ये यहाँ से ऐसे जाता है, तो एक बिंदु पर क्या होता है? जमा होता है। अवतल लेंस क्या करता है बच्चा मेरे? वो किरणों को क्या करता है? फैलाता है ऐसे। ये अगर है, ये हमारा क्या है भाई? ओ है। तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, इसको डॉट 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 से पीछे की ओर मिलाते थे, है ना? ये ज़रूरी है कि आप लोग सीखें एक चीज़ को, ठीक है लिया? तो ये देख रहे हैं, ये किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? अपसारी कहेंगे, अपसारी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे भाई? अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ें। तो प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। 17 कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? बहुत ही सुंदर सवाल है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को रोकूंगा, आप लोग बताइए प्रकाश का प्राथमिक रंग किसको कहते हैं? लाल, नीला, हरा और इनमें से सभी। तो आंसर में होगा क्या? इनमें से सभी, ठीक है। लाहनी, ट्रिक मैंने दिया था, ला हा नी, ला से लाल, हा से हरा, नी से नीला, ठीक है। 10 सेकंड रुकिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होगा, अर्थात प्राथमिक रंग कौन सा होगा? देखिए भोला मेरे, प्राथमिक रंग का ट्रिक मैंने बताया था लाहनी, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि द्वितीयक रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग तो हर कोई बता देता है, पहला जो हो गया वो प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग तो हर कोई बता देता है ना। क्या ट्रिक दिए थे याद रखने के लिए? लाहनी, ला हा नी, ला से लाल, हा से हरा, नी से नीला। बात रह गया द्वितीयक रंग की बात, कि द्वितीयक रंग कौन कौन सा होता है बाबू मेरे? तो इसके लिए मैंने बताया था पीला, पीला, मैजेंटा, मैजेंटा और सायन। पीला, मैजेंटा और सायन, बस यही 3 कलर होता है, पीला, मैजेंटा और सायन। इसको याद रखिएगा, द्वितीयक रंग कौन सा होता है? पीला, मैजेंटा और सायन। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। आगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाव होता है? रंगीन मतलब कलरफुल, बहुत सुंदर। कलरफुल मतलब देखिए, किन्हीं का आँख काला होता है, किन्हीं का आँख भूरा होता है, और किन्हीं का भाग आँख नीला होता है। लाखों क्या करोड़ों में ऐसे इंसान होते हैं जिनकी आँख नीला होता है। गाना भी है ना, नीली आँखों वाली, या जो भी रहे, नीला आँखों पर बहुत सारा। दुनिया का सबसे खूबसूरत आँख है जो नीला आँख कहा जाता है नेचर की दृष्टि से, वो इसलिए ना क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो कॉर्निया होता है नीला, या पुपिल, पुपिल मैंने होता है पुतली बाबू, ठीक है ना, ये होता है, या रेटिना होता है, या आइरिस होता है। क्या होगा आंसर? आइरिस होगा। क्या होने वाला? आइरिस। देखिए, आइरिस के कलर के आधार पर ही आँखों का रंग डिसाइड होता है बच्चा पार्टी। आइरिस जो होता है ना, उसी के आधार, रंग के आधार पर है जो पता किया जाता है कि हाँ आँख का रंग कैसा है। अगर जिनके आइरिस का रंग हल्का भूरा है तो भूरी आँखों वाले कहलाएंगे, अगर नीला है तो नीली आँखों वाले कहलाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 के बाद 19, 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? देखिए, अगर 1 किलो वाट कहे तो 1000 वाट होगा, और 1 HP कहे तो 746 वाट होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, 1 HP में कितने वाट होते हैं भाई? 746 वाट होते हैं, बस आंसर। विशालक शीशा, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। विशालक शीशा जो बहुत बड़ा जो शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, वो कौन सा लेंस का बना होता है या दर्पण का बना होता है? देखिए, विशालक शीशा मतलब बहुत बड़ा जो दर्पण होता है, या बहुत बड़ा जिसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना। जनरली देखिए, कन्फर्मेशन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो उत्तर लेंस का हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ।
अरे इतना शोर शराबा काहे हो रहा है भाई? अरे यार आजा। नहीं होता। हाँ ये पकड़ाया। प्रश्न संख्या कितना हाली बोला? 20। हाँ अरे नहीं, इसका तो आंसर सीट है ही नहीं। चलिए फिर किधर चल गया यार? हाँ 18, 19, 20। इसका आंसर जो हो जाएगा बोला मेरे, मैग्नीफाइंग ग्लास जो होना चाहिए ना वो उत्तर लेंस का बनना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा उत्तर लेंस। ठीक है, हर हाल में उत्तर लेंस ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैग्नीफायर गिलास का मतलब होता है कि वैसा गिलास जो कहीं ना कहीं जो प्रकाश की किरणों को संयोजित करे, उत्तर लेंस से बेहतर कोई संयोजित कर ही नहीं सकता, तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या कहलाता है? ये आप लोग भी पढ़े होंगे कि करंट जो आवेश जो ढोने का काम करता है वो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो किसी भी परमाणु में गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो कि नाभिक के बाहर रहता है, परमाणु के अंदर और नाभिक के बाहर। एम्पियर घंटा किस चीज़ का मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, या ऊर्जा का, या इनमें से कोई नहीं? एम्पियर घंटा। देखिए अगर किसी बंदा को याद नहीं है तो मैं एक फार्मूला के तौर पे बता रहा हूँ, आप लोग खुद सोचिए कि एम्पियर इंटू घंटा है, बाटा में नहीं बाबू, एम्पियर इंटू घंटा है। एम्पियर इंटू घंटा का मतलब समझते हैं? क्यू बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े, आई इंटू क्या होता है? टी। आई माने विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर। टी मतलब क्या होता है बोला? समय। समय मतलब क्या, किस चीज़ का मात्रा होगा? घंटा का। तो किसका है? आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। एम्पियर घंटा किसका होता है? आवेश का होता है। क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए 22 के बाद प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट बराबर होता है? किसके लिए? पहली बात ये कि वाट जो होता है, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का यानी पी का। ठीक है, पी बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे क्या? वी आई। पी बराबर जनरली आप लोग क्या पढ़े हैं? वी आई। तो भी अब यहाँ पर क्या दे रहा है भाई? ऑप्शन के हिसाब से देखिए, जूल पर सेकंड है, जूल इंटू सेकंड है, और सेकंड इंटू जूल है, और इनमें से कोई नहीं। तब यहाँ पर बोल रहा है कि वाट का ऐसे मात्रा क्या होगा? डब्लू बराबर है ना बोला, तो डब्लू बराबर भी क्यू लगा दा। भी बराबर डब्लू क्यू नहीं, रहने दीजिए, पी बराबर भी आई होता है ना, ये तो कभी होगा नहीं। चलिए ठीक है, तो हमारा जो हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट मतलब डब्लू के बराबर, तो यानी कि पी के बराबर। तब पी बराबर एगो तो फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है, और एक तो हो जाता है पी बराबर क्या होता है बोला? डब्लू बराबर वी क्यू लेकिन होता है, तो हालांकि बात हो गया। तो यहाँ पर तो दिया गया भाई जिस हिसाब से वी बराबर अगर हम लोग आई आर करते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार, वाट के बराबर है, बड़ी गड़बड़ है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो गया, लोचा हो गया ज़्यादा, इसको देखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर भी हम फिलहाल के लिए गोल लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ सुधार करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 23 मेरे को लिखना चाहिए कि जो सेट बना है उसमें प्रश्न संख्या 23 है जो थोड़ा सा क्या है भाई? गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा तो गड़बड़ है ही। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करें। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, या विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है भाई? तो हमारा इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का। वाट किसका होता है? तो विद्युत शक्ति का। ठीक है, रिवीजन करते चलना, अगर याद भी है बहुत बढ़िया चीज़। ये बहुत ही सुंदर सवाल है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। क्या रोकना चाहूँगा? क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जब कहे भावों मेरे, तो एक ही चीज़ ध्यान देना है, वैसा गैस जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग जो गैसें होती है ना, वो SO2 भी है और CO2 भी होता है, दोनों होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादा अगर पूछे कि ज़्यादा कौन सी है भला मेरे, तो CO2 ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर तो SO2 ऑप्शन है भी नहीं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता तो विश्वास कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
लेकिन ज़्यादा कौन जिम्मेदार है? CO2 ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जलना होगा ना, हीट। चलिए नेक्स्ट सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन या अपचयन? आप लोग जवाब दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या होने वाला आंसर? उपचयन। ठीक है, आगे अगला सवाल, कल्ली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया करता है तो कैसी अभिक्रिया होती है? देखिए बोला, कल्ली चूना का जो अनुसूत्र होता है वो होता है CaO। ठीक है, इसमें जब भी आप जल डालोगे, आप लोग पढ़े होंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में कि CaOH के होल 2 का निर्माण होता है, अब प्लस में ढेर सारे क्या होता है भाई? ऊष्मा का निर्माण होता है। किस चीज़ का? ऊष्मा का निर्माण होता है। तो हमारा कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। तो जब भी कल्ली चूना, अब मैं इसका उदाहरण भी बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि जो लोग खैनी खाते हैं ना, जो लोग खैनी खाते हैं, तो खैनी खाने वाला जो चूना होता है वो बनता कैसे है? उसका एक पाउडर होता है। पहले तो हालांकि ढेला आता था, उसको अब बर्तन में हांडी में रख दिया जाता है, उसके बाद में उसको में थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है। आप नोटिस किए होंगे कि जैसे ही पानी उसमें डाला जाता है तो फुदफुदाने लगता है और थोड़ा सा खौलने लगता है, और पतीला जो रहता है ना वो हीट हो जाता है। तो इसका मतलब कौन अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील का मतलब सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है, अब खुद सोचिए, कॉपर है, पारा है, चांदी है और सोना है, ये चारों में से सबसे पावरफुल कौन है? तो यदि आप लोग की धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी यदि आप लोग याद होगा तो हमारे पूरे आवर्त सारणी में धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील होता है वो होता है पोटेशियम, फिर कौन होता है? सोडियम। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे कम होता है कौन भला? सोना। अब फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है चांदी, इससे ज़्यादा कौन होता है? पारा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? कॉपर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही सुंदर, चूना जल CaO, CaCl2, CaOCl2 और CaOH के होल 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है कल्ली चूना का बच्चा। किसका होता है? कल्ली चूना का। और चूना जल बोले तो ये कौन सी हो जाएगा? CaOH के होल 2। हालांकि देखिए इसको जो बोला जाता है ना, CaOH का होल 2 जो होता है उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और ये जो होता है इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और CaOCl2 जो दिखाया जा रहा है वो है विरंजक चूर्ण। क्लियर? ये क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो इसको याद रखिएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या हो सकता है? बताइए, क्या कर देता है? नीला। मैंने पढ़ाया था कि क्षार जो होता है वो लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला, और अम्ल जो होता है वो लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। लिटमस पत्र को क्या कर देता है भाई? लाल कर देता है। तो अम्ल किसको कहते हैं बाबू? जो 7 से कौची रहे? कम रहे, है ना, 7 से कम रहे उसको कहते हैं अम्ल। क्षार किसको कहते हैं बच्चा? जो 7 से क्या रहे भाई? अधिक रहे, 7 से अधिक रहे। बहुत अच्छे। तो एक में 7 से अधिक कौन है बाबू? ताकि 10 भी है सर, 11 भी है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों जो है वो लाल लिटमस को क्या कर सकता है? नीला कर सकता है। क्लियर? तो नीला जब भी करेगा जब क्षार ही करेगा ना। क्षार का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। यहाँ पर 7 से अधिक दो ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है, एक 10 वाला, एक 11 वाला। तो आंसर जो हो जाएगा वो 10 और 11 दोनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एल्काइन। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन को पढ़ाने से पहले मैं बताऊंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन बाबू मेरे थोड़ा सा बस वेट कीजिए। हाइड्रोकार्बन देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। पहला एक संतृप्त होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है बच्चा पार्टी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। संतृप्त में आप लोग क्या पढ़े थे? ताकि एल्कीन, एल्केन और एल्केन और सिर्फ क्या होता है? एल्केन होता है। और असंतृप्त में क्या पढ़े थे? एल्कीन और क्या होता है? एल्काइन होता है। ठीक है बाबू मेरे।
अब एल्केन में कितने बाउंड होते हैं? सिंगल बाउंड। एल्कीन में कितने बाउंड होते हैं? डबल बाउंड। एल्काइन में कितना होता है भाई? ट्रिपल बाउंड। अब क्या बोल रहा है जो होता है सहसंयोजक बंधन होता है किसके बीच में भाई? एल्काइन के बीच में। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो एल्काइन में कितने बंधन होते हैं? 3 बंधन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा एल्केन में 1 बाउंड, एल्केन के बाद एल्कीन, एल्कीन के बाद एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन C6H12O6, बी में CH3COOH, सी में CH3CHO और डी में CHCl3। बहुत सुंदर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग पढ़े भी होंगे कि ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है जो होता है C6H12O6। चलिए कमेंट में चीनी का आप लोग लिख के बता दीजिएगा, ठीक है? मैं इसका नाम बताता हूँ। तो ये तो हमारा ग्लूकोज हो गया। अब फ्रुक्टोज भी कहे फिर भी इसी का अणुसूत्र होता है। और अगर बाबू मेरे सुक्रोज कहे, सुक्रोज कहते हैं चीनी को, ठीक है? ये रह गया CH3COOH। इसको जनरली हम लोग नाम जानते हैं एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है? जो कि सिरका में पाया जाता है, ठीक है ना? CH3CHO इसको हम लोग जो कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है ना? CHCl3 जो होता है, CHCl3 जो होता है वो है क्या है भाई इसका नाम? कार्बन नहीं, इसको तो नहीं ऐसा हो सकता है ना। कार्बन एक ही है ना, मिथाइल क्लोराइड। इसको पढ़िए, क्या पढ़ना है? मिथाइल क्लोराइड पढ़ना है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? ये आप लोग बताओगे। 2 ही आंसर होगा ना, या तो साबुन कहेंगे या तो अपमार्जक। तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? ये कमेंट में आप बताइएगा। ये हम बस 50-50 कर रहे हैं, या तो साबुन कहेंगे या तो अपमार्जक कहेंगे। अब देखते हैं कितना बच्चा का क्या सही होता है। कुछ सवाल तो आप पर छोड़ूंगा ही क्योंकि ये मैथ तो है नहीं, है ना? CHO बहुत ही सुंदर सवाल। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि ऑब्जेक्टिव को डील करने से पहले ना आप सब्जेक्टिव थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें क्या है कि एक लिस्ट आता है जिसमें अभिक्रिया मूलक का लिस्ट होता है, उसको में सारा नाम होता है। तो इसमें बताइए कि CHO को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है या अल्कोहल या कीटोन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगा आपको, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए एक सवाल से 2-3 सवाल कैसे बनता है। एल्डिहाइड जो होता है वो CHO होता है, ठीक है? एल्कोहल का जो पहचान होता है वो OH होता है। और इसका जो होता है वो क्या होता है? कीटोन। CO से क्या होता है बाबू मेरे? कीटोन। हम बाउंड नहीं लिखा हूँ वाला मेरे, बाउंड नहीं जानबूझ करके नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना? तो CO रहेगा, कीटोन कहलाएगा, OH रहेगा, अल्कोहल कहलाएगा, CHO रहेगा, एल्डिहाइड कहलाएगा, O रहेगा, ईथर कहलाएगा, COOH रह गया ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। 34 के बाद हो गया 35। बहुत ही सुंदर सवाल। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बहुत अच्छे, जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है या घटती जाती है? सवाल यही ना हुआ। ऑप्शन क्या है? घटती है। बी में क्या है बाबू? पहले घटती है फिर बढ़ती है। सी में क्या है? अपरिवर्तित रहा। डी में क्या है? बढ़ती जाती है। अब सुनिए अच्छा से, ये देखिएगा जरा ढंग से। रेडी? ऊपर से नीचे, थोड़ा सा बड़ा बना दिए। अगर ये प्रश्न में कहता है कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो क्या नजर आ रहा है आपको? बढ़ रहा है। पर साइज क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो ये धीरे धीरे जो होता है ना वो घटते जाता है, सिकुड़ते जाता है बच्चा। ये धीरे धीरे सिकुड़ते जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों? ये इसका अगर मैं डिफिनेशन देना शुरू करूँ, ये हालांकि ये चीज़ आप लोग 12th में पढ़िएगा, ठीक है? लेकिन मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए इतना कि जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस अनुपात में बढ़ता है कक्षाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, जिसके वजह से निगेटिव का मान बढ़ जाता है। इसके वजह से जो इसके में जो परमाणु का जैसा जो ना हल्का सिकुड़ जाता है, समझे? तो उस रेशियो में नहीं बढ़ता है जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ऊपर से नीचे कहे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। अब बाएं से दाएं कहे, देखिए इधर बायां साइड हुआ, इधर दाहिना साइड हुआ, तो बाएं से दाएं कहे तो क्या होता है? घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हिसाब से आंसर होना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले।
हाँ जी, देखिए आइए चलिए नेक्स्ट सवाल 36 कहता है निम्नलिखित या निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। इसमें से कौन धातु है और कौन अधातु है। क्या इतना हार्ड पूछ सकता है? देखिए पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके कुछ क्वेश्चन ऐसे देना चाहिए जिससे बच्चों को जानकारी में होना चाहिए। आवर्त सारणी के बारे में जानकारी है भी या नहीं भी है। देखिए सबसे पहली बात ये हम बताना चाहेंगे कि इसमें कौन धातु है, कौन उपधातु है और कौन अधातु है। इसकी जानकारी यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा बात है। मेरे पास फिलहाल के लिए आवर्त सारणी है नहीं, वरना मैं समझा देता, ठीक है। और समझाने के लिए अगर थोड़ा सा समय दीजिएगा तो मैं समझा भी सकता हूँ, मैं समझाना भी चाहूँगा। बच्चा मेरे क्या समझाना चाहूँगा, अब आ गया क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो समय दीजिएगा तभी तो होगा ना। बस 10 सेकंड का टाइम दीजिए, हो गया काम। ये हो गया, शायद इसमें था का, मैं एक नज़र में देख लेता हूँ जी। नहीं है, इसमें नहीं है भला, इसमें नहीं है। चलिए आ जाइए। बस हो गया। इसमें क्या समझाऊं, कौन सा वाला बढ़िया से दिखेगा आपको? ये वाला शायद दिखेगा, देख लेते हैं। अगर दिखा तो अच्छी बात है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा ये दा। हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छा बात है। बस हो गया, हाँ ठीक है। चलिए ध्यान देना भोला। अब इसको अगर आप लोग अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या हो गया यार, हाँ ठीक है। देखिएगा इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, और एक तरफ मैं आपका क्वेश्चन भी ले आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई? देख बोला इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात है कि कार्बन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और फ्लोरीन, और एक ठो क्या है, लिथियम है। देखिए इसको ऐसे, हाँ ये देखिए ये मेरे पास ऑप्शन है। अब इसको में से चीज़ को समझेंगे हम लोग, इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ते जा रहा है, जैसे देखिए वर्ग नंबर 1 में हलीना कर रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 दोनों को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, एक को कहा जाता है क्षारीय धातु, दूसरा को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। तो यानी कि सबसे जो पावरफुल जो होता है इसमें होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे धातुई गुण घटते जाता है, अर्थात अधातु में बदलते जाता है। जैसे मैं बात करूँ कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों में बात कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बन क्या है, एक उपधातु में गिनती आता है लेकिन अधातु, लेकिन उपधातु जैसा गुण भी प्रदर्शित करता है कार्बन। तो कार्बन बेसिकली अधातु में गिनती आता है। नाइट्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर जाते हैं इसके अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, वर्ग नंबर 14 का तत्व है। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, वर्ग नंबर 15 का तत्व है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, वर्ग नंबर 16 का तत्व है, ठीक है। ऑप्शन क्या कहता है कि कौन कौन है भाई? लिथियम है और क्या है, बेरिलियम है। तो लिथियम और बेरिलियम क्या हो गया, दोनों के दोनों धातु हो गया ना। लेकिन यहाँ पर मेलो को बोल रहा है कोची भाई कि अधातु गुण के आधार पर सजाइए। तो अधातु गुण के आधार पर कैसे सजेगा? सबसे लास्ट में देखिए अधातु, ये दोनों के दोनों मैंने क्या बताया, लिथियम और बेरिलियम हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। अब अधातु में कौन कौन हो गया, तीनों के तीनों, जिसमें सबसे पावरफुल कौन है? तो अब खुद सोच लीजिए ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे पहले सजेगा मेरा बच्चा, फ्लोरीन सजेगा। उसके बाद में जो है धातुई गुण के आधार पर बोला है ना, बढ़ते क्रम में सजाना के लिए बोला है जी, सॉरी। तो सबसे तो फ्लोरीन सबसे लास्ट में लिखाएगा, ठीक है।
तो इधर देखिए कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा अधातु कौन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर जो बनेगा पहले इसको सजाइए। कार्बन से ज़्यादा कौन है भाई? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन है? फ्लोरीन है। और अब ये दोनों लिथियम और बेरिलियम बात करें तो सबसे धातु अधातु कौन है? बेरिलियम है। तो यहाँ पर लिथियम अधातु है ना, तो सबसे पहले लिथियम हो जाएगा, लिथियम के बाद क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा। मतलब ये धातु है, ये भी धातु है, लेकिन ये ज़्यादा धातु है, ये थोड़ा सा कम धातु है। अब धातु कमते जा रहा है, इसका मतलब है कुछ है अधातु बढ़ते जा रहा है। तो लिथियम से यहाँ पर बेरिलियम है जो थोड़ा सा हल्का धातु कम हुआ, यानी अधातु बढ़ा, फिर इसको से ये ज़्यादा, इसको से ये ज़्यादा, इसको से ये ज़्यादा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इस चीज़ को अगर मेरे को बिना आवर्त सारणी के सहयोग से बनाना होता तो कैसे मैं बनाता? अब अगर किसी बंदा को, समझिएगा ज़रा अच्छा से, यदि किसी बंदा को ये याद है कि कौन सा तत्व कौन से वर्ग में स्थित है, तो वो ऐसे ही तय कर सकता है। या किसी को परमाणु संख्या भी याद है तो काम हो सकता है संभव। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आने करना चाहिए। देखिए बाबू, मेरे पास कौन कौन है, रुक जा थोड़ा सा। अब मैं आपको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोशिश नहीं, आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास आवर्त सारणी तो होगा नहीं। ठीक है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है और कौची है? फ्लोरीन है। एक बात बताइए, बढ़िया समझिएगा जरा, ऑक्सीजन वर्ग नंबर कितना का तत्व है मालूम है? 15 का तत्व है। वर्ग नंबर कितना? परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन वर्ग नंबर कितना का तत्व है? 15 का तत्व है। हालांकि उसको से भी बनाया जा सकता है। कार्बन जो है वर्ग नंबर 14 का तत्व है। अब फ्लोरीन जो है वर्ग नंबर 17 का तत्व है। बहुत सुंदर। लिथियम हलीना कर रब से फरियाद वर्ग नंबर 1 का तत्व है और ये वर्ग नंबर 2 का तत्व है। बस अब खुद सोचिए, वर्ग नंबर 1 के अंतिम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको, 14 वाला में 4 इलेक्ट्रॉन, 15 वाला में 5 इलेक्ट्रॉन और 17 वाला में 7 इलेक्ट्रॉन। तब बच्चा मेरे जेकर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, 4 से कौची रहे? कम रहे। अंतिम कक्षा में 4 से कौची रहे? कम रहे। तो जनरली वो क्या होता है मालूम है आपको ना? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो 1 2 धातु हो गया ना, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हो गया? लिथियम। कौची होले?